जो जन स्वराज के उम्मीदवार हैं किशनगंज विधानसभा सीट से। हालांकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इन्होंने 15 साल वक्त बिताया, फिर इनकी टिकट नहीं दी गई। इस बात पर तो उन्हें खेद है ये है। साथ साथ में जो बाहर की पार्टियां आके सीमांचल के लोगों को बरगलाने का काम करती है, इस बार जनता की जो मिजाज है वो काफ़ी बदलता दिख रहा है। और इसहाक साहब उन जनता के बीच कैसे जा रहे हैं जो पहले इनका मैनिफेस्टो था और अब में कितना फ़र्क है, और लोगों से जा रहे हैं, लोगों के बीच जो जा रहे हैं क्या कुछ मिल रहा है, लोग किस तरह से इन पर प्यार दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव 24 न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके व्यूअर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहली बात है कि किशनगंज विधानसभा में आज़ादी के 78 साल के बाद जिस तरह से हमारे यहाँ के पूर्वजों ने किसी भी तरह का कोई भी काम कराने का काम नहीं किया, आज पोठिया की स्थिति बद से बदतर है। और इससे पूर्व भी मैं किसी दूसरी पार्टी में भी था, तब भी हमारा मैनिफेस्टो वही था और मेरा मैनिफेस्टो हमेशा से पार्टी से हट के रहा है। और मैं कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए हम लोग डिमांड कर रहा हूँ। सेज एक ऐसा माध्यम है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत सरकार का एक प्रावधान है, जिसमें हमारे किशनगंज में अगर लाया जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर बनाया जाए हमारे इस क्षेत्र को, हम भारत सरकार से मांग करेंगे। विधानसभा में अगर पहुंचते हैं तो लड़ाई करेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने से ये इंडस्ट्रियल एरिया हो जाएगा और इसमें बहुत सारी सुविधाएं भारत सरकार के द्वारा मिलेगी और बहुत सारी योजनाएं मिलेगी। हमें 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, हमें रोड सड़क नाले चौड़ीकरण हो जाएंगे और बहुत डेवलप होंगे। क्योंकि एक फैक्ट्री अगर कहीं पे लगती है तो वो पूरा कम से कम 10 किलोमीटर का इलाका अमन चमन हो जाता है। तो अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर किशनगंज बन जाए तो सोचिए कि किशनगंज की क्या स्थिति होगी। और यहाँ पे हम एजुकेशन के लिए काम करना चाहते हैं। एजुकेशन की दर जो है बहुत नीचे है यहाँ पे, और यहाँ जो है सिर्फ 2 डिग्री कॉलेज है, वो भी हमारे पूर्वजों ने बनाई है। बिहार सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा आज तक कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं बनाया गया। अभी हम लोग जो है ये प्लान में है कि इस बार अगर हम विधानसभा पहुंचते हैं तो कम से कम 15 डिग्री कॉलेज किशनगंज विधानसभा में, किशनगंज और पोठिया के अलग अलग हिस्सों में बनाने का काम करेंगे। और एक बड़ा हेल्थ सेक्टर चाहिए मुझे, जिसके लिए मैं किसी भी तरह से सरकार से कोलैबोरेशन हो या प्राइवेट सेक्टर से हो, बात करके एक बड़ी सेक्टर जो बड़ी अच्छी हॉस्पिटल हो, जिसमें 100 से 150 डॉक्टर हो यहाँ हर समय यहाँ, ताकि हमारे यहाँ के जो पेशेंट हैं उनको सिल्लीगुड़ी में जो उनका दोहन हो रहा है वो हम लोग रोक सकें। दूसरा, तीसरा, चौथा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो हमारे लिए जो है अफसरशाही है। आज ब्लॉक में आप जाइएगा, बिना रुपये का कोई काम नहीं होता है। नीतीश के राज में अफसरशाही सबसे ज़्यादा हावी है। नीतीश के राज में अफसरों ने का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि ये 1 रुपया के बिना भी अगर कोई भी काम अगर हो, जब तक अगर पैसा नहीं दे, चाहे मुखिया चले जाए, चाहे समिति चले जाए, किसी एमएलए का पैरवी हो जाए, कुछ नहीं सुनते हैं ये। मतलब आप भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार बिहार में चरम सीमा पर है। सरकार जो कह रही है कि भ्रष्टाचार मैंने 0 टॉलरेंस पे कर दिया है, प्रशासन कहीं रिश्वत लेकर काम नहीं करती। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो ये अभी हो गई है। अभी जिस चीज़ों को आपने ऑनलाइन कर दिया है, तो और भी टेक्निकल में इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। पहले ऑफलाइन था, कर्मचारी के पास जाते थे और 500-200 रुपया दे दिए, काम हो गया। अभी जब से ऑनलाइन हुआ है 50,000 से 1 लाख रुपया एक मोटेशन में पैसा वसूला जाता है और कम से कम 10 दरवाजे पे जाया जाता है। हर जगह जाकर के पैसा देने की नौबत आ गई है स्थिति में। आज बताइए कि हमारे यहाँ परिमार्जिन के नाम पे वसूला जा रहा है। एक ही मोटेशन है, फिर उसको परिमार्जिन कराइए, उसके नाम पे वसूला जा रहा है। तो आप बताइए कि सरकार जो है, छोटा सा निवास बनाने जाइएगा उसमें भी पैसा लगता है। अभी SIR हुआ, SIR में लोग बहुत परेशान हुए। लोग रिश्वत दे के तब निवासी बनवाया। तो उसके बाद पता चला ये कि ऊपर से बंद कराया गया था, साजिश थी कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है कि इसमें सीमांचल को दरकिनार किया जाता हर चीज़ से? बिल्कुल, वो भारत सरकार की एक योजना थी कि हमारे सीमांचल में जो मुसलमान वोटर्स हैं उसको जो है, उनके वोट को जो है यहाँ से काट दिया जाए किसी न किसी तरीके से। उनको ये पता था कि यहाँ के जो वोटर हैं
वो गरीबी रेखा में नीचे में जीने को मजबूर हैं और गरीब हैं, वो अशिक्षित हैं। और इन लोगों को अचानक अगर SIR ले आए, महीना 15 दिन के अंदर में टारगेट अगर दे दे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम कट जाएगा और हम लोग जो है आसानी से बिहार की सत्ता में और इस सीमांचल में अपना पैर जमा लेंगे, क्योंकि उनका पैर तो सीमांचल में जमा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रही है और सिर्फ जनसुराज ही ऐसी पार्टी है जो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को आज बीजेपी से बचा सकती है। जनसुराज का जो सोच है प्रशांत किशोर जी का, ये बहुत अच्छी सोच है। आप आपने इनका मैनिफेस्टो भी पढ़ा होगा, इनके काम करने के तरीके को भी देखा होगा, और ये जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे हर मुद्दे पे, हमारे माइनॉरिटी के भाइयों के मुद्दे के भी लड़ रहे हैं। आज उन्होंने मुसलमानों को जो हक है, हर पार्टी से सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टिकट देने का भी जो उनका भागीदारी है उसके हिसाब से दिया है। 18% की आबादी है तो 18% के हिसाब से उन्होंने टिकट भी दिया और किसी पार्टी ने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी में एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो ही है कि मुसलमान को वो बिल्कुल उनको नफरत की निगाह से देखते हैं। और पता नहीं मुस्लिम लीडर जो है कैसे भाजपा के साथ घूमते हैं, कैसे मुसलमान भाजपा के लोगों के साथ घूम रहे हैं। इन नफरती नेताओं को इस देश से भगाना बहुत ज़रूरी है। और इस नफरत जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कृपया आप लोग से अनुरोध है कि इस बार हिंदू मुसलमान के नाम पे जो भी वोट मांगने आए, कोई क़यादत के नाम पे वोट मांगने आए, उनसे भी पूछिए कि भाई आपको मैंने 10 साल दिया। भारतीय जनता पार्टी के अभी 10-11 साल से लगभग उनका सरकार चल रही है, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं दिया, सिर्फ मंदिर और मस्जिद और आपको हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट ले रहे हैं। ना काला धन आया, ना 15 लाख रुपया आया, ना 1 करोड़ नौकरी आई, किसी भी सेक्टर में कोई भी काम नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये बताया जा रहा है कि तुम हिंदू हो, गर्व से कहो, और दूसरी पार्टी जाके कहती है नारे तकबीर अल्लाह अकबर। इसमें जो है लोग 2 कम्युनिटी में बढ़ जाते हैं और 2 ताकत बन जाती है, और 2 ताकत बनने से हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और ख़ास करके माइनॉरिटी भाई जहाँ पे बिल्कुल माइनॉरिटी एरिया में है, जैसे यूपी में जिन क्षेत्रों में मुसलमान की आबादी बहुत कम है, हम लोग अगर मुसलमान अगर यूनाइट होकर अगर नारे तकबीर का नारा लगा रहे हैं तो हिंदू भाई भी श्री राम का नारा लगा के यूनाइट हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग जो है इसको ख़त्म करना होगा, और जो हम लोग हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई है इस दूरी को मिटाना पड़ेगा। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी का मैं काफ़ी प्रशंसक हो गया हूँ, और उनके काम करने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है। और उनकी पार्टी जो है पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही है, और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जी बिहार के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। प्रशांत जी का सीधा कहना है कि बिहार की व्यवस्था बदलनी है, हमें कोई धर्म से मतलब नहीं है। क्या इसमें लगता है कि वो व्यवस्था बदल पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, समाज के लोगों को अगर विकास चाहिए, एजुकेशन चाहिए, समाज में अगर बदलाव चाहिए, लोगों को अगर शिक्षा चाहिए, हेल्थ चाहिए, रोज़गार चाहिए। आज हमारे बच्चे घर से निकल के पंजाब और हरियाणा और बड़े बड़े महानगरों में 15 से 20 हज़ार की नौकरी के लिए वहाँ दर दर भटकने को मोहताज है। तो ये जनस्वराज का सबसे पहला नारा है कि हम उनको यहीं पे काम देंगे, अगर काम नहीं देंगे तो हम उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये सब चीज़ हम लोगों ने, बहुत सब चीज़ है जो जनस्वराज के द्वारा चलाई जा रही है। जनस्वराज के द्वारा जो है आपको पारिवारिक लाभ कार्ड दिया जा रहा है, आप उस पारिवारिक लाभ कार्ड का फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन लोगों ने पारिवारिक लाभ कार्ड उठाया है, जिन लोगों ने भी बनाया है, जब हमारी 2015 नवंबर के बाद जब हमारी सरकार बनती है उस दिन से वो लागू हो जाएगा 101%। अच्छा, एक चीज़, जहां हम बैठे हुए हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पे MGM मेडिकल कॉलेज है। प्रशांत किशोर ने कहा कि MGM मेडिकल कॉलेज जो है वो कब्जा किया गया है अवैध रूप से, जबकि सिख माइनॉरिटीज़ की वो कॉलेज थी, जबकि उनकी बहुमत होती है तब जाकर के ये होना चाहिए था। जब बिना बहुमत का, बिना कुछ वोटिंग कराए है उस हॉस्पिटल को कब्जा कैसे किया गया, इसको लेकर के इन्होंने उजागर किया। तो क्या लग रहा है, सच में ऐसा हुआ? क्योंकि सीमांचल कुछ ऐसे चीज़ों से जाना जाता है जो बहुत खास बन जाता है। प्रशांत किशोर ने इस मामले को उजागर करने के बाद काफ़ी हाईलाइटेड हुआ है। देखिए, सच बोलने वाला अगर कोई लीडर है तो वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर का नाम है सच बोलने वाले लीडर और सच्चाई के साथ लड़ने वाला लीडर। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की लड़ाई को सबसे पहले आगाज़ किया है। हमारे सीमांचल खास करके किसान के किसी भी लीडर ने इस आवाज़ को कभी भी नहीं उठाया, और इसको जो है
कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। ये काम यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले को दबाने के लिए सबको रिश्वत आती होगी? बिल्कुल आती ही होगी, बिल्कुल पहुंचाया ही जाता होगा, मदद किया ही जाता होगा, हर तरह से मदद किया जाता है। आज भी मेडिकल कॉलेज में बिना पैरवी का आप इलाज करा पाएंगे? आम आदमी का तो खैर इलाज ही नहीं होती है वहाँ। आम आदमी अगर जाते हैं तो इलाज होना संभव नहीं है कि वहाँ पे इलाज मिल पा रहा है, मगर जो स्ट्रांग आदमी, किसी बड़े नेताओं की पैरवी हो जाती है तो इलाज हो जाती है। आम आदमी के नाम से हॉस्पिटल चल रहा है। हॉस्पिटल चल रहा है, जबकि ये मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज में अगर क्राउड नहीं हो, मेडिकल कॉलेज में अगर पेशेंट नहीं आए तो वो मेडिकल कॉलेज फेल्योर माना जाता है। क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज में मेडिकल शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास जब पेशेंट ही नहीं आएगा तो बच्चे क्या सीखेंगे? तो आप तो मेडिकल कॉलेज में अगर कोई भी पेशेंट जा रहा है तो वो समझिए कि उस मेडिकल कॉलेज पे वो पेशेंट एहसान कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होती है और वो जो हमारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं वही उसको ट्रीटमेंट करते हैं। पीजी के स्टूडेंट होते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे एमबीबीएस जो कर रहे हैं उसको वो फॉलो अप करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी राजनीति ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे गरीबी है, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, तो ज़्यादा क्राउड बढ़ा है मेडिकल कॉलेज में। सारे इलाके के लोग जो है गरीबी की रेखा में हैं, इलाज कराने के लिए वहाँ पे जाते हैं। लेकिन उसमें भी नेतागिरी ये लोग कर रहे हैं कि मालूम ये हुआ कि मेडिकल कॉलेज के नाम पे चल रहा है, वहाँ पे 1-1 करोड़ रुपए लेके तब डिग्री दी जाती है। वो तो डिग्री की बात तो छोड़ दीजिए, वो अलग चीज़ है। पहले ये बताइए कि जो मेडिकल कॉलेज में जो इलाज कराने जाते हैं तो उनको माने आप ऐसा होता है कि उनको बड़े नेताओं से या किसी मुखिया जी से या किसी जनप्रतिनिधि से पैरवी कराना पड़ता है। यानी आप वहाँ इलाज कराने के लिए आप सबसे पहले एक तो आप मेडिकल कॉलेज पे एहसान कर रहे हैं, उसके बाद उस मुखिया जी पे भी आप एहसान कर रहे हैं कि भाई मुखिया जी मैंने आपका पेशेंट का काम करवा दिया। तो ये मेडिकल कॉलेज की स्थिति है। मेडिकल कॉलेज तो कोई भी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट का हो, जो भी हो, पेशेंट उसमें आ रहा है, पेशेंट तो हर हाल में उसको चाहिए। बिना पेशेंट का एक्सपेरिमेंट कहाँ से होगा? तो आज लेकिन उसके बावजूद भी मेडिकल कॉलेज में जो भी पेशेंट जाता है उसको रेफ़र टू सिलीगुड़ी कर दिया जाता है। उसमें भी सेटिंग है, जो रेफ़र कर दिया जाता है सिलीगुड़ी में, यहाँ पे जो भी डॉक्टर रेफ़र करते हैं उनका वहाँ पे फिक्स है, यानी कमीशन आती है, वहाँ कमीशन फिक्स है, वो कमीशन फिक्स है। सिलीगुड़ी में गया, उस डॉक्टर के यहाँ गया, वहाँ भाई ये बारीकी से कैसे आपको पता है साहब? बिल्कुल, ये बात बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत मेडिकल माफिया सबसे ज़्यादा किशनगंज में सक्रिय है। आप सीधे यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए सदर हॉस्पिटल से। हमारे जनप्रतिनिधि कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिए, हमारे एमएलए एमपी कभी ध्यान नहीं दिए। सीधी एक मेंबर बना करके छोड़ देते हैं और उस मेंबर को भी मोटी रकम मिल जाती है, और वो मेंबर भी जो है उस जो डिपार्टमेंट है जो पेशेंट का भया धवन है उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। वो भी कमीशन खोरी में लग जाते हैं, क्योंकि वो भी 10 पेशेंट को लाते हैं, ला करके उनका इलाज कराने के नाम पे जो है उनको सदर हॉस्पिटल में इस तरह से दहशत दिखाया जाता है पेशेंट को कि भाई यहाँ ये इलाज नहीं होगा, यहाँ जो है आपका पेशेंट मर जाएगा, जल्दी यहाँ से लेके चले जाइए, चलिए फलाना हॉस्पिटल में, चलिए फलाना नर्सिंग होम में, और फलाने नर्सिंग होम में उनका 30 से 40% आपका फिक्स है। ये किशनगंज में बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस तरह के काम। अच्छा, अपनी जनता को आप क्या मैसेज छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, अब ज़्यादा कुछ ही दिन बचे हैं, और प्रशांत जी की कितने सभा आपको मिल पा रही है जो आम जनता तक उनकी बातों को पहुंचाया जाए? देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सबको देखा आपने, अब आप बिहार के बदलाव के लिए, किशनगंज के बदलाव के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक बार प्रशांत किशोर जी को लाइए, बिहार में जनस्वराज को लाइए, प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत करते हुए उनके स्कूल का बस्ता छाप पे जोरदार तरीके से बटन दबा करके जिताइए, तभी आपके सीमांचल और किशनगंज का विकास होगा। अन्यथा बिहार में आप सब पार्टी को देखिए, कांग्रेस को भी देखे 68 साल, बीजेपी को भी देख रहे हैं, आपका जनता दल यू को भी हम देख रहे हैं, नीतीश कुमार को। तो ये कोई ना, सब लोग एक ही माने एक दूसरे के मिली भगत की ये सरकार है। और पार्लियामेंट में भी आप देखते होंगे बीजेपी के कांग्रेस के लीडर जो है एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, एक तरह से हर तरह का मामला देखते हैं। वो तो होता ही है। तेजस्वी यादव ने कहा ही था अभी लोकसभा चुनाव में, सीधे कहा था इंडिया या इंडिया, यानी कहीं ना कहीं अंदर से जो राष्ट्रीय जनता दल है वो मदद कर रही है बैकडोर से कि बीजेपी को आगे बढ़ाओ। आप देखिए, यही पप्पू यादव के चुनाव में बहुत ही अफसोस होती है, ये तेजस्वी यादव जी स्पष्ट रूप से सब लोगों को कह दिए कि अगर इंडिया में आप वोट नहीं देते हैं तो बीजेपी को वोट दे दीजिए।
तो ये बिहार बदलने की बात कहाँ आई? ये तो सीधा ये ना सत्ता में बैठना है, मलाई खाना है। मलाई खाना है। आज कांग्रेस भी जो है, कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी को लाने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का है। गुजरात दंगा के आरोपी आज देश के तख्ते में बैठे हुए हैं। अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो जो मुसलमान को कत्लेआम किया गया वो जेल के सलाखों के पीछे होता, लेकिन आज वो सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी में मलाई खा रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि बैकडोर से ये लोग सब मदद कर रहे हैं। सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसलिए इस बार देखिए, हम लोग का अगर भविष्य बचाना है तो हमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दूरी बनानी पड़ेगी। दोनों एक ही चट्टे बट्टे के खिलाड़ी हैं और दोनों एक ही पार्टी है, दोनों आरएसएस। इंडिया से ही अलग हो। जी हाँ, क्योंकि आप देखिए, आपने हिस्टोरी पढ़ा होगा, उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि आज देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस को अब बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का अब कोई काम नहीं है। अगर हम फिर से कांग्रेस को अगर वोट दे रहे हैं, फिर से अगर कांग्रेस को जिता रहे हैं, तो ये हमारे बापूजी का अपमान है। बापूजी जब देश की आज़ादी लड़े थे तो उन्होंने एक ही नारा दिया था, पूरा देश जो है उस नारे पे जो है अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो नारा था जन स्वराज का। आज हमारे प्रशांत किशोर जी वही जन स्वराज का नारा को पार्टी के रूप में लेकर के आए हैं। हम महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। अगर देश को आप तरक्की कराना चाहते हैं, अगर हम आज़ाद भारत देखना चाहते हैं, आज़ाद भारत को नए सपनों को देखना चाहते हैं, आज भी हमारे किसान के लोग गुलामी की बद से बदतर स्थिति में जी रहे हैं। हम लोग अगर किशनगंज को आज़ाद भारत के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें कांग्रेस और बीजेपी से मुक्ति होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी को लाना चाहिए। वो एक मजबूत लीडर है और लीडर है, नौजवान लीडर है। ऐसे लीडर को मौका देना चाहिए। आप वही घिसे पीटे लोगों को आप बार बार लाइएगा, वही घिसी पीटी राजनीति कीजिएगा, तो भाई आप अपने, चूँकि आप एक दिन का मामला है, वोट एक दिन का मामला है, लेकिन एक दिन का वोट दे करके आपको वो 5 साल तक आपको बेवकूफ़ बनाते रहेगा। चूँकि कांग्रेस ने, जब कांग्रेस की नीति है, आपको कोई भी नेता चले जाए, चाहे एमआईएम में जाए तो उनकी अपनी नीति होती है, सब किसी पार्टी की अपनी नीति होती है। तो जो कांग्रेस के नेता है किसी भी पार्टी से आए और जब वो कांग्रेस में जाएंगे तो वो कांग्रेस की नीति के अनुसार चलेंगे। इसाक आलम साहब का कांग्रेस की ये नीति है कि उन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पे मौलाना असाउल हक को बोलने तक के लिए रोक दिया था। आज जितने भी दंगे हुए हैं कांग्रेस के समय में हुए हैं। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई कांग्रेस के समय में, बाबरी मस्जिद में ताला खोला गया कांग्रेस के समय में, बाबरी मस्जिद में मूर्ति डाली गई कांग्रेस के समय में, लेकिन आज बाबरी मस्जिद का फ़ायदा कौन उठा रहा है? बीजेपी उठा रहा है। तो यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही दोस्त है। ए टीम बी टीम है। अच्छा चलिए, मैं आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, क्योंकि विधायक बन जाने का रोड पुल पुलिया ये कोई मुद्दा नहीं होता, ये तो हर इंसान काम करता है। क्या उससे हट करके इसाक आलम साहब क्या करेंगे? मैं सबसे बड़ा बात है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना चाहता हूँ किशनगंज को। कोई नेता नहीं बोले होंगे आज तक, और मैं करीब 1-2 साल से आपके बीच में ये बात उठा रहा हूँ। लोग पूछते हैं ये क्या है, मैं कहता हूँ ये सेज, SEZ सेज, आप सर्च कर लीजिए। सबसे ज़्यादा तेलंगाना स्टेट में है, और तेलंगाना स्टेट आज राज्य अगर सबसे ज़्यादा डेवलप है तो वो के मामले में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट राज्य का है, डेवलपमेंट राज्य माना जाता है। हम यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमारे कई 7 स्टेट जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पे जो प्रोडक्शन करेंगे, हम बांग्लादेश भेज सकते हैं, नेपाल भेज सकते हैं, भूटान भेज सकते हैं, चाइना भेज सकते हैं, और अच्छी कंट्री में भेज सकते हैं, 7 स्टेट में भेज सकते हैं, यूपी जा सकता है, बिहार के कोने कोने में, बंगाल के कोने कोने में भेज सकते हैं। सभी का कम्युनिकेशन यहाँ से बहुत ही अच्छा है। तो किशनगंज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर बन गया तो किशनगंज में एक ज़बरदस्त क्रांति आएगी। यहाँ पे जो हर तरह से, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे आपको हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे रोड का मामला हो, बिजली तो 24 घंटा मिलेगा। अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने के बाद एक और फ़ायदा होगा, 5 साल तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले एरिया में वो टैक्स फ्री जोन हो जाता है। सरकार के ये नियम है, तो 5 साल तक आप टैक्स फ्री हो जाएंगे। हर व्यक्ति जो है, जो भी इंडस्ट्री लगाएंगे, जो भी हम लोग भी 10 लोग मिल करके एक इंडस्ट्री 10-10 लाख रुपया मिला करके एक इंडस्ट्री लगा सकते हैं। छोटे छोटे किसान भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। हम अनानास के लिए इंडस्ट्री लगा सकते हैं, हम चाय बागान के लिए एक फैक्ट्री लगा सकते हैं, हम और बहुत सारे, हम मक्का के लिए प्रोसेसिंग प्लांट। सारी मैनिफेस्टो आपके पास तैयार है, सिर्फ बस लोगों का इंतजार है कि वोट करें। बिल्कुल, मैं एक नए बदलाव और नए किशनगंज लाना चाहता हूं। अगर इसाक आलम को आप जिता के भेजिएगा तो किशनगंज में आप देखिएगा बदलाव। अगर बदलाव नहीं नज़र आएगा तो इसाक आलम को इसके बाद ज़िंदगी में कभी भी आपके बीच वोट मांगने के लिए नहीं आएगा इंशाल्लाह।
इसाक साहब, चलिए आखिरी सवाल, आपका सैम्बल नंबर कितना है ईवीएम में, बता दें। देखिए, हमारा जो ईवीएम में 5 नंबर पे हमारा बटन है। 5 नंबर बटन को दबाइए ईवीएम में, और वो हमारा जो है स्कूल का बस्ता एक अच्छा, बहुत ही शुभ चीज़ है, क्योंकि हर बच्चों के कांधों पे आप स्कूल का बस्ता देखते होंगे। किताब, जब तक आप स्कूल का बस्ता में किताब लेके बच्चे पढ़ेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, यही हमारा छाप है। इसलिए हमारा 5 नंबर बटन पे स्कूल का बस्ता पे जोरदार तरीके से दबा करके हमें जिता करके भेजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इसाक साहब थे, इनका सीधा कहना था कि जो चुनावी माहौल है वो और नेताओं का फ़र्क है, और इनका जो कहना सीधा सीधा है कि किशनगंज को एक बिजनेस हब बनाया जाए, और ये पूरे दुनिया को एक मैसेज भी देने का काम किया है। इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की जो योजना है वो जनता के हित के लिए है, नया धर्म की राजनीतिक नहीं होने जा रहा है। यहाँ व्यवस्था बदलने की बात चल रही है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बदलेगी, शिक्षा बदलेंगे, और सभी व्यवस्थाओं पर काम होगी। सड़क पुल पुलिया मुद्दा नहीं है, मुद्दा जो असल है, जटिल मुद्दा है, उस पर कोई नेता बात नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। Live 24 न्यूज़ के लिए किशनगंज बिहार से संवाददाता मिन्हाज आलम।